हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही ऑन मोड में प्रशासन, कोषांगों की हुई बैठक। पंच और सरपंच का मतपत्र मुद्रण होगा कलकत्ता में, जबकि ईवीएम से संबंधित 4 पदों के मतपत्र का मुद्रण दरभंगा में होगा। लगभग 4 माह बाद खुला मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। लोगों की उम्मीद, जिंदगी की गाड़ी शायद जल्द आए पटरी पर। और झमाझम बारिश से लबालब शहर, घटती नदी पर भी लगा ब्रेक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दरभंगा में 6 सितंबर को अधिसूचना जारी होते ही बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड से इसकी शुरुआत होगी और आखिरी चरण कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर में 12 दिसंबर को मतदान होगा, यानी 15 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर देनी। कुल 6 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा और इसका मतपत्र कलकत्ता के सरस्वती प्रेस में मुद्रण होगा, जबकि ईवीएम से संबंधित मतपत्र 4 दरभंगा में ही सुरक्षा के तहत मुद्रित किए जाएंगे। गांव की सरकार बनाने के लिए बिगुल तो बज ही गया, लेकिन उसकी आवाज अब धीरे धीरे पहुंचेगी और साज सज्जा यानी व्यवस्था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी बीकोसांगों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। हालांकि विधिवत 6 सितंबर से अधिसूचना जारी होगी, जिसके लिए वोटिंग पहले चरण का बेनीपुर और अलीनगर से 29 सितंबर को शुरुआत है और 10 चरण में मतदान होना है। आखिरी चरण 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर के साथ संपन्न होगा, जो 14 या 15 दिसंबर को मतगणना के साथ ही संपन्न हो जाएगा। मालूम रहे कि 15 जून से 15 दिसंबर तक यानी 6 महीने तक की अवधि यह बढ़ाई गई है और ये 15 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी 15 दिसंबर को पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया गांव की सरकार बन जाएगी और 16 दिसंबर से विकास के आयाम दौड़ेंगे, पटरी पर गाड़ी आएगी। लेकिन इस चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखा गया है। पारदर्शिता और स्वच्छता पर जोर देना है, साथ साथ सुरक्षा भी इसमें एक अहम मुद्दा है। और सुरक्षा विधि व्यवस्था नहीं, सुरक्षा लोगों को कोरोना से बचाने का भी। और इसी संदर्भ में बूथों की संख्या बढ़ी है। मतपत्र के संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने बताया कि सरपंच और पंच के लिए जो बैलेट बॉक्स में से वोट होगा, मतपत्र कोलकाता के सरस्वती प्रेस में मुद्रण होगा। वहां एक पदाधिकारी की परमानेंट नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें अलग अलग 18 प्रखंड के बारी बारी से जो जाएंगे और वहीं प्रूफ रीडिंग इत्यादि होकर सीलबंद मतपत्र पहुंचेगा। ईवीएम में और निविदत मतपत्र में जो मतपत्र का उपयोग होगा वह स्थानीय दरभंगा के प्रेस में ही सुरक्षा के तहत मुद्रण होगा। ऐसा आदेश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है और इसी के तहत आगे कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश दिया। अब चूंकि दरभंगा में मतदान दूसरे चरण जो राज्य का है, दूसरे चरण से वो पहला चरण होगा, थोड़ा वक्त मिल गया है। अतः 27 तारीख को कर्मचारियों, मतदान कर्मियों का जो प्रशिक्षण होना था उसकी तिथि अब संभवतः 1 सितंबर हो गई है और ऐसे में प्रशासन को थोड़ा समय मिला है तैयारी करने का। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समय पर प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा और 6 तारीख से बिगुल जो बजा है बेनीपुर और अलीनगर से आगाज
शुरुआत होगी, जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी, पश्चिमी और कीरतपुर में जाके समाप्त होगी। यानी गांव की सरकार 15 दिसंबर तक बन जाएगी, जिसमें सारे इंतजाम करने का दायित्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। पंचायत निर्वाचन 21 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण में संपन्न कराने को लेकर विधि व्यवस्था के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक। पंचायत चुनाव 2021 के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। किसी भी उम्मीदवार के द्वारा चुनाव के दौरान धर्म, जाति, धार्मिक स्थल का प्रयोग या धार्मिक भावना भड़काने वाला प्रचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को नुक्कड़ सभा से पूर्व संबंधित थाना को सूचना देना होगा। इनका उल्लंघन होने पर थाना स्तर से संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव के दौरान कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन 100% किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि वैसी विकास योजना जो पूर्व से स्वीकृत है चलती रहेगी तथा वैसे लाभार्थी जो पूर्व से चयनित है उन्हें राशि दी जा सकेगी। चुनाव के दौरान नई योजना नहीं ली जाएगी। योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन नहीं होगा, लेकिन आपदा से संबंधित कार्य पर कोई रोक नहीं रहेगा। उन्होंने सरकारी कर्मियों को निष्पक्ष आचरण रखने तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। हथियार सत्यापन के दौरान हथियार के लिए कितनी गोलियां ली गई है तथा वर्तमान में कितनी गोली, इसका भी सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने हथियार की दुकानों का भी सत्यापन करने का निर्देश दिया। निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के लिए कहा। हर गांव, हर गली में जाकर असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने, शराब माफियाओं को चिन्हित करने, उनके यहाँ छापामारी करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा गया कि जिनके क्षेत्र में कार्रवाई कम होगी और चुनाव के दौरान किसी प्रकार की घटना घटने पर उनसे जवाब तलब किया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। पंचायत चुनाव के विधि व्यवस्था संधारण संबंधित आज बैठक आयोजित हुआ है। सभी संबंधित पदाधिकारीगण को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए पहले जिनके ऊपर भी FIR हुआ हो या जिनके द्वारा भी कुछ असामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे हो, ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सभी प्रकार की कानूनी प्रावधानों को लागू करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे चुनाव संपन्न हो। हुए सभी थाना को और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, खासकर शराब के काम में लगे हुए शराब माफिया लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में नाम जिन लोगों के दर्ज हैं, वो ऐसे लोगों की गुंडा परेड कराने, उनके खिलाफ में प्रिवेंटिव एक्शन लेने के निर्देश दिया गया है। गांव-गांव जाके आसूचना संकलन करना है, लोगों से संपर्क करना है और कैंडिडेट को देखते हुए देखना है कि आपस में जो गुटबाजी है उसको देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करनी है। जो वल्नरेबल कुछ सेक्शन हो सकते हैं मतदाता के, उनको सुरक्षा देने के लिए कार्रवाई करनी है। कोरोना की दूसरी लहर में 5 मई के बाद धार्मिक स्थल बंद कर दिया गया था। आनन-फानन में कहर था, लहर था और अंततः लगभग 4 माह बाद खुला तो लोगों को लगा कि शायद जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आए। हालांकि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण बढ़ा है। केरल में यह काफी बढ़ा। राष्ट्रीय स्तर पर मौत की संख्या 600 के पार हो गई। बिहार में 31 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले और ऑन लॉकडाउन जब पूरे खुलने की बात आई, 15 दिन बाद दरभंगा में कोरोना वार्ड में गुरुवार की सुबह एक मौत हुई। यानी ये संकेत है कि कोरोना गया नहीं है, सतर्कता का अल्टीमेटम दे रहा है कि कोरोना है, आपको इससे बचना है। 5 मई से कोरोना की दूसरी लहर में धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। हालांकि कई बार छन छन कर बातें आई, चाहे वह मंदिर में जलाभिषेक की या नमाज की, लेकिन अधिकतम 5 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई थी।
लगभग 4 माह बाद जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खुला तो लोगों की बाँछें खिली। लगा जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आएगी और शायद फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के सहारे एक धार्मिक लोग वहां तक जाएं और शेष जीवन सामान्य हो। ये प्रार्थना प्रभु से हर धर्म के लोगों ने किया और शायद इसी के तहत लगा कि कोरोना अब कम हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार ने अनलॉकडाउन 6 में इन धार्मिक संस्थानों को खोलने का आदेश दिया। लेकिन देखिए जो स्थिति है, जिस दिन से यह घोषणा हुई भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ी। केरल में 30,000 से ज्यादा संक्रमित की संख्या पार हुई। मौत की संख्या भारत में 600 के पार हुई। बिहार में 31 संक्रमित मिले और दरभंगा की स्थिति देख लीजिए। 15 दिन बाद कोरोना वार्ड में एक संक्रमित ने गुरुवार की सुबह दम तोड़ दिया। यानी ये एक संकेत है, चेतावनी है कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाइए, लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना यही है। और ऐसे में सामान्य काम हो या मंदिर मस्जिद जाने की बात हो, आपको संभल करके ही इन सब कामों से निपटना होगा। बहरहाल एक उम्मीद जिंदगी की गाड़ी की, और मंदिर में घंटियां बजी और मस्जिद में जुमे की नमाज की तैयारी हो रही है और साफ सफाई हुई गुरुद्वारे की भी और चर्च में भी रौनक लौटेगी। वहाँ भी प्रार्थना होगा और यह बरकरार रहे, फिर पहली और दूसरी लहर की तरह कोई कोरोना का लहर नहीं आए। यही उम्मीद सभी लोगों को, सर्वधर्म प्रार्थना, अपने धर्म से उम्मीद ईश्वर से कि जिंदगी की गाड़ी इसी तरह चलती रहे, मंदिर खुला रहे, मस्जिद खुला रहे, गुरुद्वारा खुला रहे और चर्च में भी प्रे होता रहे। बहरहाल अनलॉक 6 बिहार में कोरोना वैक्सीन मामले में बड़ी जो हमेशा उपलब्धि रही है वह दरभंगा में भी। दरभंगा अपने व्यवस्था के लिए हमेशा चर्चा में रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के तीस और लगातार वैक्सीनेशन की उपलब्धता। हालांकि इसकी पॉजिटिव खबर ये कि अच्छे लोग जुट रहे हैं सब जागरूक होकर, और निगेटिव खबर ये कि कोरोना गया नहीं है, कहीं आप संक्रमण के शिकार खुद ना हो जाए। और कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन सबसे सहायक है। कभी अभियान बनाकर, कभी शहर में, कभी गांव में, कहीं भी चलंत नाव पर, और वैक्सीनेशन चौतरफा। सभी वर्ग के लोगों को जिलाधिकारी ने जागरूक किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, युवा हो या बूढ़े, सभी को कहा वैक्सीनेशन लेने के लिए और रिजल्ट आया, जागरूकता बढ़ी। और अब कहना नहीं पड़ता, लोग सूचना मिलते ही वैक्सीनेशन के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। जिंदगी की जंग में कोरोना को हराना है तो इस तरह वैक्सीनेशन के लिए जाना होगा। लेकिन पॉजिटिव खबर तो ये है, निगेटिव ये है कि इस तरह भीड़ लगाएंगे तो कोरोना यही मौका देखता है। बहरहाल इस जंग में कोरोना को हराने के लिए लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर दबाव, ये संकेत अच्छा। 6 माह में 6 करोड़ बिहारियों को टीका लगाने के लक्ष्य में दरभंगा अव्वल व्यवस्था के लिए, लेकिन सुरक्षा के साथ एक चेतावनी भी।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम देखेंगे झमाझम बारिश और लबालब नदी के बीच तैरता शहर एवं अन्य समाचार। पहले ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही ऑन मोड में प्रशासन, कोषांगों की हुई बैठक। पंच और सरपंच का मतपत्र मुद्रण होगा कलकत्ता में, जबकि ईवीएम से संबंधित 4 पदों के मतपत्र का मुद्रण दरभंगा में होगा। लगभग 4 माह बाद खुला मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। लोगों की उम्मीद, जिंदगी की गाड़ी शायद जल्द आए पटरी पर। और झमाझम बारिश से लबालब शहर, घटती नदी पर भी लगा ब्रेक। झमाझम बारिश से पानी लबालब हो गया और नदी भी जो धीरे धीरे घटनी शुरू हुई थी वो भी बढ़ी थोड़ी। यस तूफान के 26 मई से बात करें तो लगातार जून, जुलाई, अगस्त यानी 3 माह तक लगातार कोई सप्ताह नहीं गया जहां बारिश न हुई हो। एक तरफ नदी की मार, नदी की धार और बारिश की मार, हमेशा परेशानी। इस बार का मौसम अपने जो बरसात का मौसम है, नाम के अनुरूप लोगों को एहसास करा रहा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल की नदी में नदी की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ने से दरभंगा में भी लबालब है नदी। 3 दिन की मौसम विभाग ने चेतावनी दी और झमाझम बारिश के बाद गुरुवार को धीरे धीरे घटती नदी पुनः बढ़ने लगी। हालांकि ये रफ्तार जितनी धीरे थी घटने की, उसी रफ्तार से बढ़ी है, लेकिन स्लुइस गेट बंद होने के बाद स्थिति बिगड़ गई है शहर की, बजबजा उठा है शहर। बाढ़ का दूसरा अटैक, पहला अटैक जुलाई में और खतरे के निशान से ये 5 सेंटीमीटर ऊंचे चला गया था। वर्तमान में ये खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बढ़ रही है अधवारा समूह की नदियां एकमी घाट में। ऐसी परिस्थिति में खतरा तो है ही और निचले इलाकों में पानी है ही। कई शमशान घाट से लेके खेत खलिहान इत्यादि तक डूबे हुए हैं। अब इंतजार था कि पानी का घटना शुरू हुआ, लेकिन ये ब्रेक लगा मौसम की झमाझम बारिश के बीच लबालब शहर और नदी। अब देखना है आगे 1-2 दिन स्थिति मौसम की क्या होती है, उसी पर शहर की स्थिति और निचले इलाकों में जो पानी है वहां की स्थिति निर्भर करता है। झमाझम बारिश ने शहर की स्थिति को इस तरह कर दिया, देखिए विजुअल में क्या स्थिति है। लहरियासराय का ललित नारायण मिश्रा पथ हो, वीआईपी रोड हो, सिनेमा रोड हो या और रोड की कहें, गलियों की बात छोड़ दीजिए, मुख्य पथ का ये हाल है, हाल बेहाल है। लगातार बारिश में चलना कितना मुश्किल, कितना कठिन। इस सफर में आपकी गाड़ी कब रुक जाए कहना मुश्किल। थोड़ी सी बारिश में पानी निकल जाए तो उसे जल जमाव नहीं कहेंगे, लेकिन पानी ठहर जाए तो क्या कहेंगे। गाड़ियां तो यहां किसी तरह निकलती है लहरियासराय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात दरभंगा की करें। झमाझम बारिश के बीच पानी हर सड़क पर, यह मुख्य सड़क की तस्वीर है, दरभंगा नगर निगम की तस्वीर है, राजेंद्र भवन की तस्वीर है, दरभंगा टावर की स्थिति, और यहां तक भीषण झमाझम बारिश। हालांकि पानी निकल रहा है, वहां आप जल जमाव नहीं कहेंगे, लेकिन जहां पानी ठहर रहा है उसने शहर को बजबजा दिया। और इस भीषण बारिश में
नीचे इलाके में बसा दरभंगा अस्पताल की क्या स्थिति होगी, जरा उसकी भी तस्वीर देख लीजिए कि कैसी व्यवस्था, और ऐसी व्यवस्था में एम्स का घोषणा, एम्स का सपना और उसकी बाट जोहते लोग, ये हाल है दरभंगा अस्पताल का। झमाझम बारिश होगी, मौसम के अनुरूप उसने अपना नाम के अनुरूप रंग दिखाया, रूप दिखाया बरसात ने, लेकिन हमारी व्यवस्था कितनी है इसकी भी पोल खोल कर रखता हुआ बारिश का ये मौसम, झमाझम बारिश। हालांकि पंपिंग सेट से पानी निकालने का प्रयास, लेकिन प्रकृति के आगे अगर नाला से नाली हम बना देंगे, सड़कों को तो अतिक्रमण कर ही रहे हैं, नाले को भी भूल जाएंगे, तो ये पंपिंग सेट कितना सकेगा और कितना पानी निकालेगा, ये जनता का आईवास करने के लिए काफी है, लेकिन इतना पानी निकालने के लिए काफी नहीं है। सावन के बाद भादों की यह बारिश और इस लगातार नॉन स्टॉप बारिश ने डुबो दिया शिशु वार्ड को भी, डीएमसीएच को भी यह अछूता नहीं छोड़ा, जो कि दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यह हर बारिश में तैरता नजर आता। यह है शिशु वार्ड का नजारा, जहां घुटने भर पानी लगी हुई है और इसी वार्ड में, इसी अहाते में, इसी परिसर में लोग तैरते हुए आते हैं और जाते भी हैं। वार्ड तो वार्ड, डीएमसी के कार्यालय को भी यह बारिश नहीं छोड़ा, उसने भी अपने अहाते में इसको ले लिया और यहाँ भी लगी हुई है घुटने भर पानी, और इसी पानी में डूबते हुए, तैरते हुए सफर करते हैं पीजी डॉक्टर्स। जब 3 दिन से यहाँ पर मरीज लोग भर्ती हैं और पानी कल से 3 दिन से हो रहा है, पानी में खेल के जाते हैं, आते हैं, पता नहीं हो रहा है हम लोगों का। यहाँ पे इतना बड़ा नामी गामी है दरभंगा जिला, लेकिन यहाँ पानी का परिस्थिति देख के हम लोगों को रहने का मन नहीं करता है। बदबू बहुत कर रहा है यहाँ पे, पानी मेल के जाते हैं, आते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। और यह तस्वीरें हैं खान चौक की, जहां बारिश में डूबा हुआ है नाला और सड़क एक बराबर। न नाला का था पता, न सड़कें हैं भूली हुई, और इसी से सफर करते हैं यहाँ की एक घड़ी आबादी भी। सब ले जाने के लिए मृतक के घर वाले और उसके ससुराल वाले आपस में ही भिड़ पड़े। मामला दरभंगा हवाई अड्डा का है, जहां सब आया था और उसके घर वाले, ससुराल वाले दावे करने लगे, झंझट करने लगे। काफी मशक्कत के बाद मामला सुलझा। दरभंगा एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुंबई के फ्लाइट से एक युवक मोहम्मद नौशाद के शव लेने के लिए 2 पक्ष आपस में भिड़ते नजर आए। शव लेने मृतक के परिवार वाले यानी पिता और भाई के साथ कुछ लोग इनके साथ खड़े थे, तो दूसरा पक्ष लड़की वालों के साथ खड़ा था। दोनों ही पक्ष के लोग शव को अपने घर ले जाना चाहते थे और यही विवाद गहराता गया। कई बार तो बात तू मैमे से बढ़कर हाथापाई की स्थिति बन गई। मामला बिगड़ता देख दोनों पक्ष में लोगों ने समझौता करा दिया कि शव दोनों जगह जाएगा, लेकिन शव को उसके ससुराल दरभंगा के बहेरी में दफनाया जाएगा और शव को दफनाने से पहले मृतक के शरीर को लड़के के घर वाले के यहाँ अंतिम दर्शन के लिए सहरसा ले जाया जाएगा। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस शव को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला, लड़की वाले तेजी के साथ एम्बुलेंस लेकर भागने की कोशिश की। तभी लड़के वाले एम्बुलेंस के सामने सड़क पर खड़े होकर एम्बुलेंस को रोक लिया, लेकिन संख्या बल की कमी के कारण लड़के वाले पर भारी पड़े और किसी तरह शव को ले जाने में कामयाब रहे। इधर एम्बुलेंस के जाते ही आनन फानन में लड़के वाले भी एम्बुलेंस के पीछे भाग निकले ताकि रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर शव को अपने घर ले जा सके। मृतक युवक का भाई बाबू हुसैन ने बताया कि कोई विवाद नहीं है, बस हम लोग चाहते हैं कि मेरे भाई का शव मेरे घर जाए ताकि घर वालों के साथ साथ गांव के लोग मृतक के अंतिम दर्शन कर लें। इसके बाद शव को लड़की वाले के यहाँ ले जाया जाए और वहीं इसे दफनाया भी जाए। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वे भी अपने भाई के मिट्टी में शामिल होने उनके ससुराल जाने को तैयार है, लेकिन लड़की वाले कोई भी मानने को तैयार नहीं।
वहीं लड़की पक्ष से आए ग्रामीण मोहम्मद जुनेद ने बताया कि मृतक लड़का 10-12 वर्षों से अपने ससुराल में ही रहता था। कुछ दिन पहले कमाने मुंबई गया, जहां बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई और इन लोगों ने दोनों पक्ष में समझौता करा दिया, लाश दोनों के घर पर जाएगा। वहीं वादा खिलाफी कर शव को लड़की वाले पर जबरन शव ले भाग जाने का आरोप लगाते मृतक के दूसरे भाई नूर आलम ने बताया कि वे एम्बुलेंस का पीछा कर रोकेंगे और हर कीमत पर अपने भाई के शव को अपने घर ले जाकर रहेंगे। मामला ये है कि जहां उसकी बीवी है, बच्चे छोटे छोटे 4 हैं, वो बीवी लाश को अपने यहाँ बुला रही है मजरगाही, और वहीं 13 साल से रह रहा था। 13 साल से बच्चे को घर से निकाले हैं, 4 छोटे छोटे बच्चे, एक वाइफ है, हम लोग उसका परवरिश कर रहे हैं गांव वाले, समझ गए। लॉकडाउन से 2 साल से यहाँ गांव में बैठा था वो लड़का, और बम्बई गया, 2 महीना हुआ, वहाँ डेथ कर गया। अरे विवाद में जो लड़का मर गया, लड़की चाहती हमारे घर आए, लड़का वाला चाहता हमारे घर आए, तो हम दोनों मिल करके आपसी संबंध बनाए कि दोनों यहाँ जा करके अब एक जगह मिट्टी हो जाए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्ट जा रहे हैं मजरगाही होती है, हम लोग अपने घर पे जाएंगे। मजरगाही के पीछे जा रहा हूँ। मजरगाही में किसका घर है? अब उतना घर का हमको मालूम नहीं है, क्या नाम है या नहीं है वो नहीं मालूम हमको, समझे ना। मृतक के पीछे जा रहे हैं? हाँ, एम्बुलेंस के पीछे हम जा रहे हैं, पीछे भाग के पकड़ेंगे उसको, बॉडी को हम रोके हैं। मामला ये है सर, महाराष्ट्र में वो डेथ कर गए हैं और हम उनको जहाज से मंगाए हैं बॉडी को, और हम दोनों मिलके मंगाए हैं, सिंगल नहीं मंगाए हैं जो हम कह देंगे झूठ मूठ का कुछ बात बोलते मीडिया। तो हम दोनों मिलके सहमत से मंगाए हैं और हमारा ये कहना है कि दोनों जगह ये लाश बॉडी जाना चाहिए, हमारा ये कहना है बस। और मिट्टी मजरगाही में हो, लड़की वाले के यहाँ, लड़की वाले यहाँ मिट्टी होना चाहिए। हम लोग को यहाँ फेस भी सिर्फ देखना है, वहाँ जाके 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगेगा, उसके बाद मजरगाही में मिट्टी हो, लड़की के ससुराल मायके में हो, जहाँ 13 साल से रहे, जहाँ 13 साल से रहे, उन्हीं को मिट्टी होना चाहिए, उनका ही शौक पूरा होना चाहिए। उनका माँ बाप का कहना है और मेरा भाई है, मुझे ये कहना है कि मेरे घर में जितने परिवार है वहाँ 2 मिनट देख ले एक बार, और हम उनको अंतिम वहाँ से तुरंत विदा कर, हम भी साथ में जाएंगे मिट्टी देने के लिए। अपने पति पप्पू यादव से मिलने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची रंजिता रंजन मीडिया से बात करते हुए बोली, सरकार की फजीहत ना हो इसलिए उन्हें बंद रखा गया है, क्योंकि जितना वो काम करते हैं लोकप्रियता के पैमाने पर इससे डर गई है सरकार, जिस कारण कई बहाने लगाकर उन्हें बंद रखा जा रहा है। मालूम रहे कि 3 माह से ज्यादा समय से पप्पू यादव जेल में हैं और इलाज के लिए वे दरभंगा अस्पताल में हैं, जहां समय समय पर उनके समर्थक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। कांग्रेस के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में इलाजरत पप्पू यादव से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। रंजीता रंजन के अचानक दरभंगा पहुंचने पर जन अधिकार पार्टी के लोग भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा पप्पू यादव को सरकार इसलिए जेल में रखे हुए है ताकि उसके भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल खोलने वाला कोई न हो और सरकार भ्रष्टाचार और चोरी खुलेआम कर सके। जो सेक्शन बेलेबल सेक्शन है उसमें बेल टूट गई है और 3.5 महीने से उनके पति पप्पू यादव जेल में हैं। पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा ताकि वे बाहर निकलकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल न खोल दें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पप्पू यादव ने परेशान लोगों की मदद की थी और अब आधा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा, तो ऐसे में पप्पू यादव अगर बाहर होते तो लोगों की मदद करते और सरकार की पोल खोलते रहते, जिससे सरकार की फजीहत होती। और यही कारण है सरकार ने पप्पू यादव को जेल में रखा, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। पप्पू यादव जब तक जेल में रहेंगे तब तक सरकार आराम से भ्रष्टाचार खुलेआम चोरी कर रही है। बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव करीब 3.5 महीने से डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में भर्ती हैं। इसके पहले उन्हें वर्षों पुराने एक केस में मधेपुरा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में सुपौल के बीरपुर जेल भेज दिया था। यहां से तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया था। तब से पप्पू यादव यहीं इलाजरत हैं।
केस के बारे में बात नहीं हो रही है। उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है, और बेल टूटने में आज लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है। और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे, उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते हैं। सूरज को उगना है तो वो उगेगा ही। और लेकिन जो उन्होंने स्थिति पैदा करवाई है और पप्पू जी को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो स्थिति सबके सामने है। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना, और अब आधे बिहार में बाढ़ है। मुझे लगता है वो चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पप्पू जी बाहर नहीं है, तो उनका पोल खोलने की शायद, मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है कि बिहार में ऐसे नेता क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं है, जो ये दिखाए, बताए कि भाई क्या स्थिति है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुंचे। सीएम कॉलेज के उर्दू विभाग के स्नातकोत्तर पास छात्रा आरजू खानम ने 77.69% अंक लाकर मिथिला विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी टॉप 10 में शामिल 13 छात्र छात्राओं में आरजू खानम ने पहला स्थान प्राप्त किया। सीएम कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर पास छात्रा आरजू खानम ने 77.69% अंक लाकर मिथिला विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी टॉप 10 में शामिल 13 छात्राओं में आरजू खानम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। MLSM कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर और एकेडमिक काउंसिल सदस्य शौकत अंसारी को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ पटना के द्वारा जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। MLSM कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर व पूर्व एकेडमिक काउंसिल सदस्य डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ पटना के द्वारा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। और बात इस मौसम में राजा सलहेश की पूजा की। एकमी घाट में राजा सलहेश पूजनोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। सलहेश का पूजा हो रहा है, बहुत धूमधाम समाज जो परंपरा से पूजा हो रहा है, धूमधाम से श्री राजा सलहेश पूजा। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही ऑन मोड में प्रशासन, कोषांगों की हुई बैठक। पंच और सरपंच का मतपत्र मुद्रण होगा कलकत्ता में, जबकि ईवीएम से संबंधित 4 पदों के मतपत्र का मुद्रण दरभंगा में होगा। लगभग 4 माह बाद खुला मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। लोगों की उम्मीद, जिंदगी की गाड़ी शायद जल्द आए पटरी पर। और झमाझम बारिश से लबालब शहर, घटती नदी पर भी लगा ब्रेक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और रहता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।